हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संविधान के तहत आज हम संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई, संविधान सभा के जो कार्य किए गए, उनका अध्ययन करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा की मांग जो है वो सबसे पहले की थी एम.एन. रॉय ने 1934 में। एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने किया? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय महोदय वह पहले व्यक्ति थे जिसने पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। और यह कब रखा? तो वर्ष 1934 में। 1935 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी? तो वर्ष 1935 में, अर्थात एम.एन. रॉय के संविधान सभा के गठन के जो विचार दिया गया उसके एक वर्ष बाद वर्ष 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक 1935 के बाद दोस्तों तीसरे वर्ष 1938 में पंडित नेहरू ने यह घोषणा की कि जो भारत का संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित या चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब आया भारत में? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया, इसमें ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जो नेहरू की मांग थी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, नेहरू ने जो 1938 में मांग रखी कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, यह मांग अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, यह प्रश्न बनता है कि किस प्रस्ताव के द्वारा सबसे पहले या किस योजना के द्वारा सबसे पहले भारत में संविधान सभा के मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें दोस्तों सर यहाँ इस पर हो गया है, स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के साथ भारत आए। दोस्तों, यह जो संविधान की मांग भारत में चल रही थी, इसी मांग के तहत वर्ष 1942 में क्रिप्स महोदय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। वो ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव के साथ भारत आए, किंतु जो क्रिप्स मिशन है इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार किया, इसके पीछे कारण तो आप जानते होंगे कि मुस्लिम लीग एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो इस प्रस्ताव के क्रम में आया वह था कैबिनेट मिशन। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 में। इस मिशन ने दोस्तों दो संविधान सभाओं की मांग जो मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान की मांग कर रहा था कि एक संविधान सभा अलग से पाकिस्तान के लिए हो, तो इस मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने यह मांग ठुकरा दिया, किंतु ऐसे संविधान के निर्माण की योजना प्रस्तुत की जिससे कुछ हद तक मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई और संविधान के निर्माण का काम स्वीकार कर लिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। और कब किया गया? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखते हैं दोस्तों संविधान सभा के बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी दोस्तों 389। इसमें 296 सीटें जो थीं वो ब्रिटिश भारत से तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थीं। दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थीं? तो यह प्रश्न बने तो 389 सीटें थीं, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें
मिली थी देसी रियासतों को। दोस्तों, आप देसी रियासतों को जानते ही होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लगभग 562 से अधिक देसी रियासतें थीं। कितनी? 562 से अधिक देसी रियासतें थीं। जैसे कि उसमें प्रमुख रूप से जो 3 थी, जम्मू कश्मीर थी, और आप जानते हैं कि इधर है जूनागढ़ या हैदराबाद। ये 3 जो है रियासतें प्रमुख जो है देसी रियासतें थीं, और कुल मिलाकर इस तरीके से त्रावणकोर वगैरह की रियासतें थीं। इधर जो है राजस्थान में बहुत सारी देसी रियासतें थीं। तो इस प्रकार 562 रियासतें थीं जिनको 93 सीटें प्राप्त हुई थीं, और 296 सीटें जहाँ देसी रियासतें नहीं थीं वहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही थी, और उस भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। अब तो आपको अंतर पता चल गया होगा ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में क्या अंतर है। तो जहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था उस समय, उसको ब्रिटिश भारत, और जहाँ पर देसी रियासतें शासन कर रही थी उसे देसी भारत या देसी रियासतों का भारत कहा जाता था। जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थीं में 292 सीटों का चयन 11 प्रांतों से, यहाँ प्रांत होगा 11 प्रांतों से, और 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्त के द्वारा होना था। अब देखिए दोस्तों, 296 जो सीट थी इसमें उस समय ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। 562 रियासतें थी देसी रियासतों की, लेकिन जो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित भारत था उसमें कुल मिलाकर 11 प्रांत थे। इन प्रांतों को 296 सीटें मिली थीं, और जिसमें से 292 सीटें जो थीं वो 11 प्रांतों से चुनी जानी थी, और 4 सीटें जो थी उस समय मुख्य आयुक्त का कुछ क्षेत्र था, तो 4 सीटें जो है मुख्य आयुक्त के क्षेत्र से, जैसे कि कलकत्ता और मुंबई, और यहाँ से चुने जाने थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि हर प्रांत यहाँ विदेशी हो गया, देसी रियासतों में हर प्रांत तथा देसी रियासतों में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया था। तो दोस्तों, जो 389 सीट आप देख रहे हैं संविधान सभा में, 389 सीट, इनका आवंटन कैसे किया गया था? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर या प्रत्येक 10 लाख के लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। यह भी प्रश्न बन सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट निर्धारित की गई, चाहे वो जो है ब्रिटिश प्रांत रहे हों हर प्रांत से, और देसी रियासतों से, इन सभी से। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई जो सीट थी, यहाँ सीट होगा, जो सीट थी का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। दोस्तों, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने जाने थे 292, उनमें जो है लोगों को समुदाय के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त था, और उस समय जो ब्रिटिश लोगों ने भारतीय समुदाय को बांटा था वो था मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये 3 वर्गों में समुदाय को बांटा था, जिसमें जो है जिसे आप सामान्य कह रहे हैं, आज सामान्य कहते हैं या जनरल कैटेगरी कहते हैं, वो उस तरीके का सामान्य नहीं था। उस समय जो व्यक्ति मुस्लिम या सिख ना हो वो सामान्य में आता था। तो मुस्लिम और सिख तथा सामान्य, इन 3 समुदायों में ये सीटें आवंटित थी। देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासतों को 93 सीटें प्राप्त थी दोस्तों, वो जो रियासत के राजा महाराजा होते थे या जमींदार या सामंत होते थे उनके द्वारा चुना जाना था, और जो प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव होना था वो यहाँ पर ये गलत दिया है, प्रांतीय असेंबली से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। अब एक प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव था वो किस पद्धति के द्वारा हुआ था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। इसको आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। आगे जब हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताएंगे, तब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें हम बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा जो थी हमारी, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों? तो हम देखते हैं कि 296 या कहें 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से सीटें चुनी जानी थी वो, और ये तो चुनी जानी थी इसलिए आंशिक रूप से चुनी हुई है, ठीक, क्योंकि सदस्य संख्या कितनी थी? 389। अब जिसमें से ये चुनाव के कितने का हो रहा है? 292, और 93 सीटें जो थीं देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चुनी जानी थी या फिर नामांकित होना था इनके सदस्यों का। तो हम देख रहे हैं कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से, अर्थात
कुछ रूप थोड़े मोड़े जो है तरीके से चुनी जा रही है, इनके सदस्यों का चुनाव हो रहा है और कुछ सदस्यों को नामांकित किया जा रहा है। इसलिए हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो दोस्तों जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए जो 296 सीटें थीं, सीटों हेतु चुनाव किए गए। ये प्रश्न बनता है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो 19 जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें जो है 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 208 सीटें जो थीं, यहाँ सिम लिख रहा है तो जो 208 सीट थीं इसमें कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को तथा 15 सीट जो मिली है वो स्वतंत्र सदस्यों को मिली है। हम देखते हैं दोस्तों, उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जो कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 208 सीटें मिली और 73 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को, 15 सीट मिली थी स्वतंत्र जो कि आज कहलाते हैं निर्दलीय सदस्य। इस तरीके से 15 सीट स्वतंत्र या निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुई थी। देशी रियासतों की जो 93 सीटें थी दोस्तों वो भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। देशी रियासतों के जो प्रमुख थे दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि सरदार पटेल के द्वारा एक अथक प्रयास करके जो 562 रियासतें थीं उनको भारत में शामिल किया गया। एवं जूनागढ़ हो, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर, ये विवादित रहा है इनका विलय। तो हम देखते हैं कि जो देशी रियासतों के प्रमुख थे वो अपने आप को अलग रखना चाहते थे, इसलिए संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अपवाद को छोड़कर संविधान सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। यह भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि कौन कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय की बहुत ही चर्चित या कहें बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती थी, परंतु ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। यह एक बहुत बड़ी घटना भी थी दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली दोस्तों, जो वर्किंग सिस्टम था संविधान सभा की उसके बारे में हम देखते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों यह प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग के सदस्य जितने भी थे इसमें शामिल नहीं होते। पहली बैठक में दोस्तों केवल 211 सदस्य ही हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, यहाँ स्थायी हो गया है, अस्थायी या यही कर लीजिए अस्थायी सदस्य चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्परेरी अस्थायी। ठीक, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को किसको चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तीसरे दिन ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब यह भी प्रश्न बनता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे उस समय। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर को तो चुनाव हो जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। दोस्तों यह प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, जो कि बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया वो 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया या स्वीकार कर लिया गया। तो प्रस्तुत कब होता है उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके तहत, इसी अधिनियम के तहत दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। दोस्तों हम देखते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत
3 जून 1947 को भारत के विभाजन की नीति प्रस्तुत की गई या भारत के विभाजन की घोषणा हुई? प्रश्न यदि बने कि भारत के विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हुई। और किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की गई। और जो स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्तों 1947 का, इसके आने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है और हमारी संविधान सभा पूरी तरीके से एक संप्रभु या सॉवरेन निकाय या संस्था बन जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि संप्रभु संस्था कौन सी होती है या संप्रभु क्या होता है। तो संप्रभु वह व्यक्ति या संस्था होती है जो अपने निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब तक हमारा देश गुलाम था तब तक हम अपनी विदेश नीति या अपने प्रशासन से संबंधित निर्णय नहीं ले सकते थे, परंतु जैसे ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी मिलती है, वैसे ही हमारी संविधान सभा संप्रभु निकाय बन जाती है और हमारे देश के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए नियमों कानूनों का निर्माण करती है, संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब जो संविधान सभा थी दोस्तों, ये एक विधायिका भी बन गई जो स्वतंत्र भारत के लिए दो प्रकार से कार्य अब करने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना तथा देश के लिए आम कानूनों का निर्माण करना। दोस्तों जो संविधान सभा थी उस समय, उसने दो तरीके से काम किया। एक तो संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण किया, दूसरा आज जैसे संसद काम करती है विधायिका के रूप में, इसने आम कानूनों का निर्माण और उन्हें लागू किया। हम आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों जब इसकी बैठक विधायिका या संसद के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब करते थे। और जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में जब पूछा जाता है तो उत्तर आता है जीबी मावलंकर, और जब संविधान सभा के स्थायी या अध्यक्ष के रूप में पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये दोनों व्यक्ति साथ साथ काम करते थे। जब जो है हमारी संसद या हमारी जो है संविधान सभा संसद के रूप में या विधायिका के रूप में काम करती थी, तब जीबी मावलंकर साहब उसकी अध्यक्षता करते थे। और जब संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों कार्यों को समान रूप से करती रही दोस्तों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि संविधान सभा के जो आखिरी बैठक है या अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को होती है, परंतु 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान सभा ने दोनों कार्य एक साथ किए। हम देखते हैं दोस्तों अन्य कार्य जो हमारी संविधान सभा ने किया। वो पहले कहा था इसमें 1949 में दोस्तों राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। दोस्तों राष्ट्रमंडल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे जो जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली, उन्होंने मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसका नाम राष्ट्रमंडल रखा। और हमारी संसद या संविधान सभा के द्वारा 1949 में इसकी सदस्यता का सत्यापन किया गया और यह कहा गया कि यद्यपि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हो रहे हैं, परंतु जिसका हेड जो है राष्ट्रमंडल का हेड कौन होता था, तो ये इसका हेड ब्रिटेन का होता था। तो हम देखते हैं कि क्या संप्रभु निकाय हमारी संस्था थी, हमारी संविधान सभा थी, तो इसने घोषणा किया कि यद्यपि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रहे हैं, परंतु हमारी संप्रभुता से जो है इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अगला जो काम किया है वो किया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब यह भी प्रश्न बनता है, ये जो आगे प्रश्न बनेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों संविधान सभा की समितियाँ। दोस्तों संविधान सभा में 8 बड़ी समितियाँ थीं और कई अन्य छोटी छोटी समितियाँ थीं। संविधान सभा हमारी विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कार्य को सुचारू रूप से करती थी और सभी समितियों के कार्य बटे होते थे दोस्तों। इसमें 8 जो प्रमुख समितियाँ हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे। दोस्तों जो प्रमुख समिति थी इस प्रकार थी: संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति।
इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। दोस्तों, जो संघ शक्ति समिति थी और संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जो है सरदार पटेल। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब, जो कि उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। तो दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति तथा अल्पसंख्यकों के परामर्श संबंधित समिति जो थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति जो थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों, और जिसकी सलाह जो है सर BN राव ने दी संवैधानिक सलाहकार के रूप में। प्रारूप समिति ने उस प्रारूप पर विचार विमर्श किया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। प्रक्रिया नियम और संचालन समिति जो थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार की एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक समिति थी दोस्तों, तदर्थ समिति थी। इसको सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बारे में विस्तार से देखते हैं दोस्तों। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ दोस्तों। कब हुआ, ये भी डेट पूछता है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसके सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य इसके थे। तो आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, 7 सदस्य इसके थे। और इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसके सदस्य कौन कौन थे, अब इसके बारे में देखते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर साहब दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णमाचारी और N माधव राव। ये 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति के थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो हमारी संविधान सभा से पूछा जा सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, MB पायली एक विचारक थे। इन्होंने अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा। यह प्रश्न बनता है दोस्तों कि किसे आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि इन्हें ही संविधान का जनक माना जाता है। इसलिए MB पायली महोदय अम्बेडकर महोदय को आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा देते हैं। हमारा जो संविधान तैयार हुआ दोस्तों, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यद्यपि कुछ धाराएं थी दोस्तों, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाती हैं, परंतु जो है इस संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को जो ये निर्धारित किया गया था कि हर साल जो रावी नदी के किनारे, आपको पता होगा कि पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता की घोषणा पंडित नेहरू ने की थी 1929 में, और कहा था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए जो है 26 जनवरी का इंतजार किया गया, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। एक विचारक हैं ऑस्टिन महोदय। ऑस्टिन महोदय ने दोस्तों संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा, और साथ ही यह भी कहा कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। दोस्तों, ऑस्टिन महोदय का मानना था कि जो हमारी संविधान सभा है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। अर्थात इसने कहा कि जो कांग्रेस है उस समय वो हमारे देश का एक दल है और हमारा देश एक दलीय है। और कांग्रेस आगे साफ भी किया इसने कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वाधिक सदस्य 208 सदस्य जो संविधान सभा में थे वो कांग्रेस से थे, इसीलिए इन्होंने एक आलोचनात्मक टिप्पणी की। आगे देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। यह प्रश्न हायर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ज़्यादातर विषय विशेष की जब परीक्षा होती है UP TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो लॉर्ड विस्काउंट महोदय हैं जो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय बताते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के कितने सत्र हुए, तो कुल मिला के 11 सत्र हुए और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जाके तैयार हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा अपनी संविधान सभा के बारे में कि किस तरीके से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया और हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।